पेट्रोलियम रिफाइनरी है एनोर के पास, तो एनोर के पेट्रोलियम रिफाइनरी में उसको पेट्रोल को डालना था, क्रूड ऑयल को, और फिर उसको रिफाइन करना था, तो बेचारा खड़ा था, और खड़ा था तो चक्रवात आ गया, और चक्रवात आ गया तो उसने उस शिप को खूब घुमा दिया तो शिप डूब गया, डूबा नहीं, टेढ़ा-मेढ़ा हो गया, तो जितना ऑयल था वो सब समुद्र में चला गया। तो उसका कोई गलती है? चक्रवात की गलती है ना, तो चक्रवात में गलत तो नहीं पकड़ सकते, क्यों आए और कुछ कर लेते, है ना, उसको क्यों डुबा दिए, लेकिन डूब तो गया ना, डूब गया तो जो भी संस्थाएं उससे जुड़ी हुई थी, जिसने मंगाया था, जो ये कार्य में लिप्त था, उसके ऊपर एक पनिशमेंट दिया गया, लाइबिलिटी लगाया गया, जिसका नाम था नो फॉल्ट लाइबिलिटी। आपकी गलती नहीं है, लेकिन वो जो ऑयल स्पिल हुआ, ऑयल फैला, उसने उस क्षेत्र विशेष में प्रदूषण फैलाया, उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता का ह्रास किया, तो यहाँ पर नो फॉल्ट लाइबिलिटी। इसका मतलब है आपकी गलती ना हो तो भी आपकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। रीजन क्या है? आप जो सामान कैरी कर रहे थे वो क्या था, वो आप कह सकते हैं एक्सक्लूसिव नेचर का था, और एक्सक्लूसिव नेचर का था या उससे प्रदूषण होने की संभावना थी, तो हो गया तो आपको कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेनी पड़ी, आपकी गलती न होने के बाद फिर जारी किया होगा। लेकिन होता क्या है, जैसे इन्होंने कहा कि आईएमडी ने जारी किया, तो आईएमडी ने जारी किया 72 घंटे पहले मान लीजिए कि जारी किया। अब ये ऑयल टैंकर अपेक्षाकृत समुद्र के तट से दूर रहा होगा, है ना, और दूर रहने के बाद भी जैसे क्या होता है कि चक्रवात की ऊर्जा, है ना, अपेक्षाकृत क्या होता है कि तट के पास लैंडफॉल के हिट होने के बाद फिर कम होता चला जाता है। और एक बात ये होता है कि चक्रवात क्या होता है कि लास्ट पॉइंट पे कर्व भी करता है, अपनी दिशा को भी बदल लेता है। तो जो ऑयल टैंकर है उसने अपना एक सेफर डिस्टेंस मेंटेन किया होगा कि ये चक्रवात उत्तरी तमिलनाडु को हिट करेगा, लेकिन वो कर्व बना करके दक्षिणी तमिलनाडु, और ऑयल टैंकर बहुत स्लो गति से घूमते हैं, मतलब बहुत स्लो गति से रन करते हैं, और चक्रवातों की गति तुलनात्मक रूप से अत्यंत तीव्र होती है। तो पॉसिबली वो सेफ जगह पे होगा, लेकिन जो रिकर्व किया होगा उस पूरी प्रक्रिया में वो अपने लोकेशन को चेंज नहीं करता, ऐसा हुआ होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये है, मतलब कुल मिला के पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसा एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट हो, वस्तु है, तो वस्तु है तो हम किसी को ना छोड़ें, सबकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी तय करें, जिसके कारण हर कोई अगर ज्यादा जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करेगा तो उसके किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, मेनली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो एक्सक्लूसिव नेचर के या जिससे प्रदूषण फैलने की संभावना ज्यादा है, जैसे ऑयल। जैसे मैंने आपके सामने बात रखा कि कोई भी ऑयल आप आयात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई कंपनी है और आपकी बिना गलती के भी अगर ऑयल रिसाव हो गया तो कोर्ट आपको जिम्मेदार ठहराएगा। क्यों? क्योंकि जो आप जो वस्तु ला रहे थे वो एक हैजार्डस वस्तु था, हैजार्डस था, एक्सप्लोसिव था, और प्रदूषण होने की संभावनाएं ज्यादा थी। तो ऐसी स्थिति में नो फॉल्ट लाइबिलिटी का क्लॉज पहले ही रहता है। क्लियर है? तो आप या तो ऐसे व्यापार में एंटर ना करें, और एंटर करें तो सोच समझ के करें कि बिना गलती के भी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बेसिकली बिकॉज क्योंकि हैजार्डस नेचर का। तो सेफ्टी के कंसर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा। लेकिन देखिए कितना 4-5 करोड़ का जुर्माना है, क्या है? चेन्नई पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन के लिए कोई बड़ा तो नहीं है, लेकिन 5 करोड़ 7 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी का वर्सन इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना? बिना गलती के भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। चलिए, अब थोड़ा सा तेल रिसाव के बारे में पढ़ लेते हैं कि मसला क्या है तेल रिसाव का। अब तेल रिसाव समस्या क्यों है? तो तेल का घनत्व तो पानी से कम होता है ना, और पानी से कम होता है तो पानी के ऊपर तैरता है, और तैरता है तो जो महासागर है उसमें ऑक्सीजन का मिश्रण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नीचे जीव जंतु हैं उनको लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई बनी रहनी चाहिए, और ऑक्सीजन की सप्लाई का दो स्रोत है महासागरों में। एक तो महासागरों में खुद के वनस्पति, जिसको फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जाना जाता है, छोटे छोटे घास या, है ना, या घास हो सकते हैं, सी ग्रास जिसको कहते हैं, वो समुद्र में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। और दूसरा वायु के द्वारा लगातार समुद्र की सतह के साथ घर्षण, जिसके कारण वायुमंडल जो भी गैसेज है, CO2, ऑक्सीजन, आर्गन, नियोन, जो भी गैस है वो लगातार महासागरों में घुलता रहता है। लेकिन जब महासागरों के ऊपर एक पतला तेल का परत चढ़ जाता है तो पौने ऑक्सीजन को मिक्स नहीं कर पाती, और नहीं कर पाती है तो इसको हाइपोक्सिया की स्थिति कहते हैं, या आप ऐसी स्थिति कहते हैं कि महासागरों में कुल मिलाकर के ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो गई, और कमी हो गई तो नीचे जो जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में दम घुटने से मरना शुरू हो जाएंगे। तो जैव विविधता का ह्रास होगा कि नहीं? जैव विविधता का ह्रास है। तो यहाँ पर मैं जब पहली क्लास सेट कर रहा था पीटी 365 का, तो एक शब्द इस्तेमाल किया था, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो तेल का रिसाव अगर हो जाता है ना, किसी क्षेत्र विशेष में, तो महासागर के उस हिस्से में बीओडी बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ स्टेटमेंट हो सकता है। देखिए अब यहाँ पर तेल रिसाव हो गया मान लेते हैं, और संकट की स्थिति है, तो क्या समाधान निकाले इसका सोल्यूशन क्या है? कोई तो सोल्यूशन होना चाहिए, या छोड़ दे बहुत जहां तक बहना है ना, ये तो समाधान नहीं हुआ ना, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? तो इसका समाधान बैक्टीरिया में, इसलिए बैक्टीरिया की जरूरत है। 5 किंगडम में से एक किंगडम है बैक्टीरिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसी बैक्टीरिया को आपको पढ़ना है, और इसी को हम बायो रेमेडिएशन, बायो मतलब जीवन के द्वारा सॉल्यूशन, कि क्या कुछ ऐसे जीव हैं जिनको ऑयल खाना पसंद है, किसी को चीनी पसंद है, किसी को नमकीन पसंद है, कोई तेल ही खा ले यार, है ना। तो अगर हम ऐसा जीव खोज लें जो तेल खाना शुरू कर दे तेज गति से, तो क्या करेगा? जब वो तेल खा लेगा तो उसके बाद जो रेसिड्यू के रूप में एक्सक्रीट करेगा वो ह्यूमस होगा, वो तो खाद हो जाएगा ना, एक बायो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसे बैक्टीरिया हो जो तेज गति से ऑयल को खाएं, तो इसका मतलब है कि ऑयल के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। और ऐसा एक जीव है जिसको हम कह सकते हैं, जिस फैमिली से आता है उसका नाम है बैक्टीरिया, ठीक है। तो कहेगा कि जो ऑयल खाने वाले बैक्टीरिया हैं, है ना, ये ऑयल खाने वाले जो जीव हैं वो फंगस की फैमिली से आते हैं, वायरस की फैमिली से आते हैं, तो स्टेटमेंट गलत है ना। इसका जो सॉल्यूशन हमने निकाला है बैक्टीरिया की फैमिली से। अब जैसे नाम से देखिए क्या लिखा हुआ है ना, ऑयलीवोरस, कहते हैं ना, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस मतलब हर्ब खाने वाले, पेड़ पौधे खाने वाले, तो हमने क्या कहा? ऑयलीवोरस, वोरस मतलब खाने वाला, और क्या खाने वाला, है ना। तो ऑयलीवोरस एक जीव है या बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया है, मतलब फौना नहीं है, मतलब, है ना, जीवों के किंगडम से नहीं आता, बैक्टीरिया के किंगडम से आता है। तो ऑयली वायरस, अच्छा नाम रखा है, ऑयल खाने वाले का, ऑयलीवोरस, ठीक है। अब इसी में अलग अलग है, दो तीन वही है, क्रूड ऑयल और ये सब चीजों को खाता है। तो ऑयलीवोरस या यह तकनीक ऑयल जैपर भी एक बैक्टीरिया ही है,
लेकिन इसकी तुलना में ऑयलीवोरस जो है वो अपेक्षाकृत इसके खाने की गति तेज है, भूखा है बेचारा, है ना? इसको खूब मतलब एक ही टाइम पे तुलनात्मक रूप से ज़्यादा भोजन कर सकता है। तो यूपीएससी ऑयल ज़ैपर या ऑयलीवोरस शब्द का इस्तेमाल करे और कहे कि दोनों का इस्तेमाल ऑयल की प्रॉब्लम या तेल के रिसाव के समाधान में हो सकता है, तो स्टेटमेंट सही होगा। इसकी जगह बायो रिमेडिएशन बोलेगा तो ये भी शब्द सही होगा। बायो रिमेडिएशन जो समस्या था उसका समाधान हमने जीव में खोजा। तो ऑयल स्पिल का समाधान क्या बायो रिमेडिएशन है, मतलब जैविक तकनीकें हैं। क्या जीव जंतु भी इसका समाधान निकाल सकते हैं? तो ये तो ऑयल ज़ैपर और ऑयलीवोरस। तो नाम से ही नहीं है ऑयल ज़ैपर ऑयलीवोरस, क्लियर है? लेकिन वोरस ऐसा लगता है जैसे वायरस है, क्लियर है? तो बस ध्यान रखिएगा क्या है, बैक्टीरिया। बस यही है कुल मिलाकर के। अब सवाल ये है कि अगर ये ऑयल ज़ैपर और ऑयलीवोरस है, इन्होंने ऑयल खा लिया और हमने समुद्र में छोड़ दिया, फिर ये क्या करेंगे? वो खाने के बाद किसको खाएंगे? क्लियर है? तो क्या इनका कुछ नेगेटिव इफेक्ट है वहां पर? तो इनका नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। इनका लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा है, तो बहुत ही छोटा है, तो ऐसी स्थिति में जैव विविधता का हास नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको खाने के बाद कुछ नहीं मिल रहा, तो अब जो भी वहां पर है मछलियां उसमें कुछ इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर दें, उनके लिए जैव विविधता का हास का कारण बने। यानी कि हमने वही कहते हैं ना कि आसमान से अगर गिरे तो खजूर पे लटके, तो हमने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला तो दूसरे प्रॉब्लम में फंस जाए, तो इनका कोई मतलब इनका कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जैव विविधता का हास करते हो तो तुलनात्मक रूप से इनका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट है। तो उसका मतलब है कि हमको इसको कल्टीवेट करना चाहिए बैक्टीरिया को, और जब जरूरत पड़े तो इंसेक्टिव क्षेत्र विशेष में इसको, है ना, एमिट कर देना चाहिए, ताकि प्रभावी रूप से इसका समाधान निकाला जा सके। अब क्या केवल यही एक सॉल्यूशन है? यूपीएससी कहेगा कि ये जो ऑयल स्पिल होता है इसका केवल सॉल्यूशन, केवल समाधान, सिर्फ समाधान बायो रिमेडिएशन, तो स्टेटमेंट गलत होगी। इसके अन्य समाधान भी हो सकते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। इसमें से ये फ्लोटिंग बूम या यहाँ पर बूम और स्कीमर ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हमको मालूम है ना, ये जो भूसा लिखा हुआ है, ज्वालामुखी राख लिखा हुआ है, बायोचार समझते हैं? बायोचार, बायोचार शब्द सुने? क्या होता है बायोचार? अच्छा छोड़िए, हम ही बताते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना, क्योंकि समय लगेगा ना। हम ये नहीं कहते, मतलब आपको मालूम होगा लेकिन थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। देखिए बायोचार का मतलब होता है एक प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं पायरोलाइसिस की प्रक्रिया। सुने होंगे नाम? पायरोलाइसिस का मतलब है किसी चीज को जलाना, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में। जैसे धरातल के नीचे चले जाएंगे, पृथ्वी के नीचे तो तापमान तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं, तो ऐसे में कोई चीज जल तो रही है, गर्म तो हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है। इस स्थिति को हमने कहा पायरोलाइसिस। तो जब किसी लकड़ी को जलाया जाता है या लकड़ी को हीट किया जाता है, गर्म करते रहे ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो उससे जो भी अपव्यय है वो खत्म हो जाएंगे और केवल एक चीज बचेगा, कार्बन। और कार्बन जो होता है, जब आप उसमें पानी डालेंगे, कभी ध्यान से सोचिएगा कि जब कोई लकड़ी जल जाती है तो उसको जो बचा हुआ ब्लैक कलर का होता है ना, उसके ऊपर जब आप पानी डालेंगे, और पहले जब लकड़ी था तो लकड़ी पे पानी डालते तो लकड़ी से पानी बहुत सारा इधर उधर चला जाएगा, लेकिन उस ब्लैक वाली चीज पे आप पानी डालेंगे तो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। तो बायोचार क्या है? लकड़ी है लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपने उसको जला दिया, तो केवल कार्बन बच गया, और इस कार्बन को जब आप स्प्रेड कर देंगे ना, तो ये इंस्टेंटली क्या करेगा? ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके समुद्र के नीचे सेटल डाउन कर देगा, और सेटल डाउन कर देगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्लियर है? तो एक समाधान ये भी हो सकता है कि ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल करें, या भूसा है जैसे ज्वालामुखी राख है या कोई भी राख है, या इसी में अगर स्टेटमेंट दिखाओ बायोचार। तो बायोचार का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में लकड़ी जलाए, उसका जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता तुलनात्मक रूप से ज्यादा होगी, और ज्यादा होती है तेल हो ऑयल है, उन सबको एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होगी। तो ये स्थिति भी क्या करेगा? साथ लेगा। और कभी आप देखिएगा बायो लकड़ी को जलाने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है वो तैरता रहता है, मतलब उसको पानी में डालेंगे तो तैरेगा, तो आप इसको स्प्रेड कर दीजिए, स्प्रेड करके उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। पूरे तेल को छानना मुश्किल है, लकड़ी को छानना तुलनात्मक रूप से आसान। फिर आप क्या करें? उस हिस्से से उस लकड़ी को छान लीजिए, उसके साथ उतना ऑयल निकल जाए। क्लियर है? तो ये भी एक समाधान हो सकता है। तो ये उस समाधान के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर फ्लोटिंग बूम बैरियर है ना, फ्लोटिंग बूम क्या होता है? तैरने वाला कुछ सीढ़ी जैसा, कभी देखें नदी में कुछ प्लास्टिक के प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं, देखोगे ना, कभी देखिएगा, जैसे अभी कुंभ महाकुंभ हो रहा है ना, घुमा है क्या? बड़ी श्रद्धा है आप लोगों में, है ना? क्या क्या हम भी डुबकी लगाए, आप लोगों की तरफ से भी। तो क्या टॉप रैंक में निकलेगा? अब इसमें ये है कि जैसे अगर आप गए हो, अगर जो लोग कुंभ गए हो ऐसे, तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाए गए हो, है ना? अब फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, अब उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर अननेसेसरी में विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन कभी करेंगे भीड़ प्रबंधन पे, क्राउड मैनेजमेंट पे, ठीक है? आपदा प्रबंधन में एक टॉपिक आने वाले समय में, मतलब इस साल की मुख्य परीक्षा का सवाल होगा, क्राउड मैनेजमेंट, ठीक है ना? भीड़ प्रबंधन भी आपदा का एक हिस्सा है, क्लियर है ना? तो ये टॉपिक की चर्चा होगी, विस्तार से होगी कभी, अभी के लिए चलने दीजिए, है ना? तो जैसे मान लीजिए प्लास्टिक के जो फ्लोटिंग बैरियर बनाए जाते हैं तैरने वाला, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस ये है, जैसे आप अगर संगम में त्रिवेणी, जिसको है ना बिल्कुल नेक के पास या जाकर के, है ना, वहां अगर, तो क्या किया गया है कि प्लास्टिक का बैरियर बनाया गया है, और बैरियर इसलिए बनाया गया है कि लोग अननेसेसरी में गहराई की तरफ ना जाए, क्लियर है? लेकिन उसका कुल परिणाम ये होगा कि जो फ्रेश वाटर है उसका सप्लाई से वो कट ऑफ हो गया, और कट ऑफ हो गया तो उसी में लोग नहा रहे हैं, लेकिन वो पानी मिक्स नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो समय समय उसको उठा दीजिए, वो पानी निकल जाएगा और फ्रेश पानी उससे ऐड हो जाएगा, तो मिक्सिंग होता रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर इस प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए कि कहीं पर इस जगह तक ऑयल फैला है, तो हम चारों तरफ अगर फ्लोटिंग बैरियर लगा दें तो वो ऑयल आगे नहीं स्प्रेड होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि तेल पानी से हल्का होता है, नीचे तो जाएगा नहीं, रहेगा ऊपर ही, और ऊपर ही रहेगा तो हमको ऊपर ही तो उसको रोकना है ना। तो अगर ऊपर रोकना है तो हम क्या करें? जिस क्षेत्र में हुआ है तो प्लास्टिक का पतला इतना मोटा, या 2 मीटर, 1 मीटर, आधा मीटर, जो भी है उतना प्लास्टिक का चारों तरफ बैरियर भी लगा देंगे, तो उस ऑयल को स्प्रेड होने से रोक लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि ऊपर वाले लेयर नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये भी समाधान हो सकता है। तो ये सब समाधान है ना? वही लिखा है, बूम भौतिक अवरोध है जो तेल के फैलाव को धीमा करता है, तो ऐसा बूम बैरियर क्रिएट किया जा सकता है प्लास्टिक का। यहाँ स्कीमर लिखा हुआ है,
स्कीमर को ऐसे समझ सकते हैं कि घर में मक्खन निकालते हैं ना, तो घर में मक्खन निकालने का एक तो मैकेनिकल तरीका और एक तो मशीन आता है कि आप उसको लगा दीजिए और क्या करता है वो उसको मथता रहता है तेज गति से और थोड़ी देर में क्या होता है मक्खन उससे बाहर आ जाता है ना? तो उसको स्किम करना कहेंगे ना, दूध में से मक्खन निकालना। तो सेम समुद्र में लगा दिया ऐसा स्कीमर और वो क्या करे घुमाता रहे और उसमें से ऑयल को निकालता रहे, है ना? अलग-अलग जगह पे ऐसा करें तो ये भी इसका समाधान हो सकता है, तो ये सब इसके समाधान। तो यूपीएससी ऐसा कुछ-कुछ स्टेटमेंट देगा कि तेल रिसाव का जो समाधान है केवल बायो रिमेडिएशन है, तो स्टेटमेंट गलत होगा। और कहे कि केवल ये समाधान है ना? ये सब बूम बैरियर्स हैं, चाहे कि जैसे बायोचार है, चाहे ये सब चीज़ें केवल इसी के द्वारा हो सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा।